आप सभी को नमस्कार। मैं नन्हे पहलवान और बाबा की खरी खोटी पे आप सबका स्वागत है। स्क्रीन की तरफ हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनका परिचय ये है कि लखनऊ के रहने वाले हैं और बेसिकली साइंटिस्ट हैं और पूरा यूरोप अमेरिका कनाडा इनका एकदम उंगलियों पे गिना हुआ, देखा हुआ है, नापा हुआ है। एक विषय है जी, बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा है कनाडा, उसकी इकोनॉमी और वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स का जो बुरे हाल, बदहाली है। आज वहां एक प्राइम एशिया टीवी नाम का एक चैनल है, उसके पत्रकार हैं, वो ब्रैम्पटन के बगल के जंगलों में घूम रहे थे, जो छोटे छोटे जंगल है वहां पे 18-20, मैं स्टूडेंट नहीं कहूंगा, मैं यूथ कहूंगा, 28 से 40 साल वाला जो वहां पीआर है या वर्क परमिट पे है, वो टेंट लगा के रह रहे हैं और गुरुद्वारे में रोटी खा रहे हैं और 90% नशे का शिकार हो गए हैं। और नशा भी हीरोइन, कोकेन और चिट्टे जैसा। एक लड़का तो ये यहां तक रो रहा था कि अगर प्लीज, उस पत्रकार ने कह दिया कि हम आपकी मदद कर देते हैं मोहाली, मतलब उसके घर वापस जाने में, तो वो कहता प्लीज आप मुझे मेरी बेटी और वाइफ से एक बार मिलवा दो। उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रखा है, तो अपने घर जा नहीं सकता, कि एक बार मुझे मेरी बच्ची और बीवी से मिलवा दो और आप प्लीज मुझे वापस भेज दो। मोहाली का रहने वाला लड़का है। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ, शायद ऐसा ही कोई है ना, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांड्रा के, वहां से बीसीए एमसीए है और पीआर है कनाडा में। वो लिटरली रो रहा था वीडियो पे। कहता मैं शुरू में 2020 में जब कनाडा आया था तो मेरे पास काम था, 2-2.5 साल मेरा काम चला, फिर मेरी नौकरी छूट गई। आज मुझे खाने के बदले भी नौकरी नहीं मिल रही और मैं क्वालिफाइड हूँ, बीसीए एमसीए हूँ। मुझे कंप्यूटर्स का, अकाउंट का, टैली और ये सब बता रहा था। कहता मुझे ये सारे अकाउंट और बैक ऑफिस के काम आते हैं। कहता लेकिन यहाँ काम ही नहीं है। उसका ये कहना है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए 10-10 पंजाबी स्टूडेंट, बच्चा, लड़का लड़की तैयार रहते हैं। दूसरी बात, वहां उन पत्रकार जी की एक वीडियो और मैं देख रहा था कि कैसे यूथ इंडिया के गई हुई स्टूडेंट लड़की, 20-22-24-25 साल की लड़की वहां वैश्यावृत्ति कर रही है, भिखारियों की तरह भीख मांग रही है एयरपोर्ट और शहरों में कि भैया हमें खाना दे दो, काम दे दो, नौकरी दे दो, और वैश्यावृत्ति में लिप्त है। इस पे आपका ओपनिंग रिमार्क। जी नन्हे, मैंने जो है काफी ट्रेवल किया हुआ है और सन 1997 में मैंने पहली बार जो है भारत से बाहर जाकर के पहला कदम जर्मनी में रखा। और मेरे लिए एक्चुअली बहुत एक सरप्राइजिंग सा चीज मुझे नजर आया जर्मनी में जाने के बाद में। होता क्या था कि जब इंडिया में जॉब करते थे तो कुछ हमारे फ्रेंड्स या हमारे कलीग्स है, यूं कहें हमारे जो जर्मन कंपनी के जो मैनेजमेंट होती थी, उसमें काफी लोग जब इंडिया आते थे तो कई बार मैं उन लोगों को रिसीव करने के लिए उस समय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने के बाद में हमारे अंदर में लिटरली मन में फीलिंग ये आती थी कि यार इतने सारे लोग पंजाब से यूरोप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और इतने लोग उनको छोड़ने आ रहे हैं। और कई बार जो आने वाली जो फ्लाइट होती थी उसमें से मतलब जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे उस टाइप के देखने में से जैकेट्स और मतलब पहनावा, कान में बाली, कुंडल, और एक एक अजीब सा मतलब एक मतलब बड़ी बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव सा पूरा गेटअप में वो लोग निकल रहे हैं। लैविश, लैविशनेस हाँ दिखती थी। हाँ, वो निकल रहे हैं एयरपोर्ट से और उनको लेने के लिए 15-20 का ग्रुप आया हुआ है, जा रहे हैं। हमारे मन में फीलिंग आता था कि यार ओके, हम तो बेसिकली यूपी के हैं, गांव से हैं, दिल्ली गए पढ़े लिखे। हम सोचते थे यार ये क्या क्या लाइफ होगा, ये लोग बाहर जाकर के इतना कमाते हैं, इतना ये करते हैं वो करते हैं। तो हुआ ये कि हम पहली बार जब जर्मनी पहुंचे तो मेनली मैं तो इंजीनियर हूँ और हमारे कई जगह पे मुझे जाना होता था, कुछ इंस्टीट्यूट में भी जाना था, कुछ कंपनीज में भी जाना था, तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या क्या चाहिए। तो मैं एक दिन जो है फ्रैंकफर्ट में ही मैं पैदल वीकेंड में पैदल यूं ही घूम रहा। तो घूमते घूमते जो है मुझे एक बड़ी अच्छी सी जगह लगी, लोकेशन, मुझे लगा कि यहाँ से मुझे फोटो लेनी चाहिए। वो सेल्फी वगैरह ये सब का तो जमाना था नहीं, कोडैक का एक खचक वाला कैमरा आता था, वो था हाथ में। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे एक इंडियन जैसा दिखा दिया, मैंने उसको रोका कि एक्सक्यूज मी, कैन यू टेक वन पिक्चर। कह अच्छा फोटो लेनी है, फोटो लेनी है। मैंने कहा हाँ जी, कहाँ से हो? कहता है जी पंजाब तो, पंजाब तो। और आप, तुम कहाँ से हो? मैंने कहा मैं तो दिल्ली से आया हूँ। तो बोला अच्छा, तो उसने फोटो वोटो खींची। फिर मुझे बोला कि पीआर मिल गया है। हालांकि मैं रियली मैं बताऊं, मैं अपने आप को आज सोचता हूँ इतना मूर्ख था कि मुझे समझ में आई ये पीआर क्या बोल रहे हैं।
ठीक है। मैं समझ में नहीं आया। फिर थोड़ा सा मतलब 30 सेकंड में सोच के मैं रियली मैंने कहा यार हम यूपी वाले कितने बैकवर्ड है, साला छोटी छोटी 2 अक्षर भी नहीं जानते। ये पंजाब से आया है और इसको देखो पीआर मालूम है, मुझे पीआर नहीं मालूम। तो मैंने उसको शर्माते हुए नहीं, ये पीआर क्या होता है? कहला परमानेंट रेसिडेंट, इधर जर्मन में, इधर जर्मन में रुकने के लिए यार तू मैं तो इधर रुकना है, मतलब वो पंजाबी आप समझ लो, मुझे आती नहीं है ठीक से। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो यहाँ रुकने तो आया नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे 6 महीने रहूंगा, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करूंगा। और फ्रैंकफर्ट तो मैं बस ये घूमने आ गया हूँ, मैं तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर मैं साउथन में रहता हूँ, वहां से आया हूँ घूमने खाली। अभी आज दिन भर फ्रैंकफर्ट घूम करके हैम्बर्ग चला जाऊंगा, घूम घाम करके मैं लौट करके संडे इवनिंग को वापस साउथन पहुंच जाऊंगा, वहां रहूंगा। कह रहा तू यार बेवकूफ है, पागल है, वैलिड वीजा है भाई ये है। फिर उसने मुझे तरीका समझाया कि तू कहीं गायब हो जा यहीं पे, 6 महीने तेरे खत्म हो, तू यही कहीं गायब हो जा। हाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, उसने मुझे बताया ये स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट है, वहां पे फलाना सरदार जी का होटल है, वो कुछ वहां पे पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट है, कुछ ये है, इनमें तुझे जॉब मिल जाएगी, उधर ही रहने को मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। खूब सारे जो डीएम आएंगे, खूब डीएम आएंगे। उस समय पे जर्मनी की करेंसी थी डीएम, डच मार्क, यूरो चलन में नहीं था। अलग अलग यूरोप के देशों के अलग अलग करेंसी थी, फ्रांस का फ्रैंक था, डेनमार्क में कुछ और चलता था, कहीं लीरा, इटली में लीरा चलता था, क्रोनर चलता था, रहने ये अलग अलग सभी कंट्री करेंसी थी। खूब डीएम बन जाने, एक डीएम के 19 रुपए होंगे, 19 रुपए। भाई मैं यार पागल है क्या? मैंने उसको बोला यार मैं इंजीनियर हूँ यार, मैंने यार टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है, यार रेस्टोरेंट में किया था, जर्मनी में रुक है, मुझे नहीं रुकना, मैं वापस जाऊंगा। लिटरली वो बंदा ने मुझे गालियां नहीं निकाली उसने, कहता है यार वैलिड वीजा लेकर के तू आया है तब भी तू रुक नहीं रहा। मैंने कहा भाई मैं चला जाऊंगा वापस। एनीवे वापिस आ गए। इसका कई जगह जाना हुआ, कोरिया में गए, मैंने बड़ा अजीब सा सब चीजें देखा। फिर उसके बाद में मेरे लिए शौक हुआ एक, एक्चुअली तब तक मैंने ये रिसर्च नहीं किया था कि ये लोग वहां जाते हैं तो करते क्या है। फिर मैंने लिटरली जब मैंने मेरी दिल्ली से हम चले गए चंडीगढ़ रहने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑफिस हुआ करता था सेक्टर 8 में, वही उसी सेक्टर 8 में रहते भी थे। तो वहां पे मैंने जब रियली में एक्चुअली जो पंजाब के पंजाबियों के बीच में जब रहना चालू किया, तो मैंने क्या कि यार कोई 8वीं है कोई 10वीं, ये साले पढ़े लिखे नहीं, तो बुद्धू टाइप के लोग हैं यार। रियली मैं सॉरी गलत मत बोला, लेकिन यार समझ लेना यार ये अजीब है, मतलब क्या व्हाट दे आर अप टू इन दियर लाइफ। और मैं कुछ लोगों से मिला, मैं उनसे बोलता था मैं जर्मनी कंपनी में काम करता हूँ और मैं उस जर्मन कंपनी का मैं कंट्री मैनेजर हूँ और पूरे साउथ ईस्ट एशिया मेरे साथ में है। तो वो लिटरली बोलते और साउथ ईस्ट एशिया की किधर है यार, तू जर्मन जा यार, जर्मन जा। कुछ एक कंपनी के परचेज मैनेजर ये होते थे। लिटरली मैंने देखा यार पागलपना जो पंजाब में वहां पे रह करके मैंने देखा, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी और इंस्टीट्यूट के जो परचेज मैनेजर होते थे और जो होते थे, लिटरली वो कई बार मुझे सर कैन आई टेक कम टू यू फॉर सम टाइम फॉर 10 मिनट्स। ठीक है हमारे और मैनेजर्स हैं, हमारे लोग हैं वेंडर्स, हमारे सेल्स वाले, वो जाते हैं मिलते हैं, भाई यू वांट टू मीट मी, मेरे तो बहुत अलग काम है। नो सर आपसे मिलना है। तो रियली कुछ एक कंपनी में नाम नहीं लूंगा, बट उस समय पे हुआ करती थी एक, अब तो नहीं रही कंपनी, उसका रिले रैंडेक्सी करके कंपनी थी, उसमें काम करने वाले लोग थे। और मोन्टारी शायद है या नहीं है पता नहीं, वो रोपड़ में हुआ करती थी, है ना। वो भी उसी ग्रुप की कंपनी, ऐसे करके कई तक कुछ एक अब अभी एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उनके लोग थे। लिटरली दे यूज टू कम एंड बेग टू मी कि अरे सर हम आपको परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, थोड़ा सा यार 2-4 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए जर्मन घुमवा दो हमको। मैं सोचता था यार ये मैं कहाँ फंस रहा हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ। मतलब लिटरली देवर बेगिंग की यार जर्मन सर। हाँ हाँ मैंने कहा अब मैंने तो सर आपकी कंपनी की वेबसाइट पे देखा है कि आपकी कंपनी तो अमेरिका में भी है, कोरिया में भी है, जापान में भी है। अजी सालू अमेरिका 5 दिन 7 दिन वास्ते भिजवा दो, मैं आपको आप लिटरली ऑफर करते थे कि आप जो है जो हमारी कंपनी खरीद रही है उसमें 10-15% दाम बढ़ा दो, वो पैसे हमारे में यूज कर दो। अब हमारी कंपनी का ये वो था लिटरली कि यू दिस इज द फिक्स प्राइस, ये करना नहीं है, करप्शन करना नहीं है। मैं लिटरली मैं लगभग 3.5-4 साल रहा, मैं पागल हो गया इस चीज को झेल झेल करके।
फिर मेरे लिए एक शॉक आया जब मैंने ये सब चीजें देख लिया, तो हमने कंपनी बदल दी, बहुत कुछ कर दिया, फिर हम गए फ्रांस। तो फ्रांस में जब मैं मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ हम घूमते घामते पहुंच गए आईफेल टावर। तो आईफेल टावर के पास जो है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे इंडियन जैसे दिखने वाले लोग, ये मोटे मोटे है ना, कुंडल उंडल वाले टाइप के, ये लोग वो मोमेंटोज बेच रहे हैं। आईफेल टावर, छोटे आईफेल टावर के की रिंग, टेबल पे रखने वाला बड़ा आईफेल टावर इधर रखा है एक ये वो सब बेच रहे हैं। तो मैंने देखा, मुझे लगा यार ये तो इंडियन या पाकिस्तानी हो गए। मैंने रुका, मैंने एक को रोका, मैंने रुक भाई कहाँ से हो? कह रहा इंडिया से है। मैंने कहाँ से हो? फगवाड़े से हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा है काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलो ठीक है। तब तक जो है यही सब बात करते हो, अचानक से वो लगा भागने। फिर मैंने देखा कि ये जो लोग भाग रहे हैं, एक एक दो दो चार चार लोग जो भाग रहे हैं, नहीं उसके पहले, हाँ नहीं, उसके पहले का इंसिडेंट ये था कि 3 यूरो में एक आईफेल टावर मिल रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगा दे रहा है, उधर तो सस्ता दे रहा है। खैर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, वो भी बात कर रहा था, मेरा जो फ्रेंच कोलीग था वो सब सुन रहा है। डिस्कशन करते करते मैंने जो की रिंग है, वो मैंने 1 यूरो में 2 की रिंग आईफेल टावर के, और टेबल पे रखने वाले आईफेल टावर जो वो 3 यूरो का एक दे रहा था, वो 1 यूरो में एक मैंने नेगोशिएट कर लिया। तो लोगों के लिए, यार दोस्तों के लिए, चलो एक एक बांट दूंगा जाके इंडिया, ऐसे करके मैंने इतना सारा खरीद लिया और रख लिया। और जब मैंने पेमेंट कर दी उसको कैश में, तो मेरा वो फ्रेंच फ्रेंड बोल रहा है गुड नेगोशिएशन, आई वुड हैव पेड 3 यूरोस फॉर वन, बट यू परचेज 2 in 1 यूरो। बट मेरे लिए तो, मैं तो आई वुड नॉट हैव नेगोशिएटेड, बट यू डिड अ वेरी गुड नेगोशिएशन। और वो काउंट करके बोला है यू जस्ट सेव 70 यूरोस, ओ माय गॉड ऐसे ऐसा करके वो बोला। खैर तब इतना बात करते करते वो लगे भागने। वो मेरे और वो मेरे फ्रेंड जो ओलिवियर रूसेल, हमारी समझ में नहीं आया कि यार ये भाग क्यों रहे हैं। लिटरली नन्हे, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने भाग करके वो जो बड़े बड़े जो वो कूड़े के डब्बे होते हैं ना, हरे हरे से, इनके ऊपर धक्का लगा रहता है, ये झम 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 जाकर के कूड़े के डब्बों में बैठ गए और ऊपर से ढक्कन लगा लिया। ये मैंने यार मतलब, मुझे शर्म सी आ रही थी कि यार साथ में फ्रेंच फ्रेंच बंदा घूम रहा है, मैंने इंडियन इंडियन निकाल लिया। और ये वो कह रहा है कि मिस्टर त्रिपाठी, आई ऑलवेज सी स्ट्रेंज थिंग्स विद यू नाउ, आई आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। खैर तभी मैंने देखा कि एक पुलिस की जो है ना, पुलिस से ही, सॉरी वहां पे पुलिस से ही, तो जर्मनी में जेंडरमारी नेशनल चलती है फ्रांस में, जो जैसे हमारे यहाँ पे गार्ड होते हैं ना, जेंडरमारी नेशनल। तो वो लोग अपना घूमते घामते आए और उन्होंने देखा वेखा, फिर से करके फिर वो चले गए। हम थोड़ा टहल के और आगे गए तो इन्होंने अपना निकल करके फिर से बेचने लग गए। खैर वो तमाशा खत्म खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग, जब आप वहां से निकलते हो आईफेल टावर से, तो मेट्रो, तो हम लोग वो जो जो जिसको वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट बोला जाता है, शायद उधर चले गए। तो वहां पे जाकर के फिर मैंने ऐसे ही अपने एक हिंदुस्तानी भाई को पकड़ा, वो पानी की बोतल बेच रहा था रख करके हाथ में। तो मैंने 2 पानी की बोतल खरीद ली। फिर मैंने बात करते करते, तब तक अचानक से एक गोरा आया, वो हाफ पैंट पहन के, होता है ना, वो देखा होगा, हाफ पैंट पहन के और कान में वो म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा करके यूं घूमते घूमते आया। आते तो इसने खटाक से ऐसे हाथ पकड़ लिया उसका, हमारे भाई का। अब उसका मुंह बन गया। उसने बोला जी, आप हिंदी में बोला, जी इनसे बोल दो मुझे छोड़ दें, आपसे बात करने के चक्कर में मैं पकड़ा गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो मैं भाग लिया होता। फिर उसके बाद में उस वाले से मैंने पूछा, तो उसने बताया कि दे आर इलीगल, लिविंग इन फ्रांस इलीगली, एंड नाउ वी आर कैचिंग देम, सो आई एम फ्रॉम जेंडरमारी नेशनल, सो देयर आर पीपल इन यूनिफॉर्म, देयर आर पीपल विदाउट यूनिफॉर्म, सो वी कैच देम। तो मैंने कहा डू यू कैच ओनली इंडियंस? उसने ना, देयर आर इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, ट्यूनिशियंस, मोरक्को, फ्रॉम एवरीवेयर, सो वी जस्ट कैच। तो फिर मैंने बोला व्हाट यू विल डू विद देम? तो बोला कि वी विल चेक देयर पासपोर्ट्स एंड देन वी विल डिपोर्ट टू देयर ओन कंट्रीज। तो उसके बाद जो है, मैंने
इंडिया में हाँ, फ्लाइट में भी उसी तरीके से मुझे लोग मिल गए, एक सरदार जी मिल गए, वो मिलान से आए, हम लोग मिलान से आए तो मुझे उन्होंने बोला कि ऐसा है जी, फ्लाइट में जो है पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पीते हो, यू ड्रिंक? मैंने बोला नहीं, मैं ड्रिंक तो नहीं करता। कहते बहुत बढ़िया बात है, एक काम करना जी, जब वो आएगी ना तो आप 2 ड्रिंक ले लेना। मैंने कहा मैं क्यों ले लूं ड्रिंक, मैं करता ही नहीं, मैं तो ऑरेंज जूस लूंगा। कहता है नहीं नहीं, वो एक्चुअली आप मांग लो, वो तो ड्रिंक देगी आपको आकर के। बोले नहीं, वो एक ही देगी ना भाई, 2 दे देगी, ज्यादा नहीं देगी। तो मैंने कहा भाई अगर मैं 2 ड्रिंक उससे ले लूंगा विस्की की, तो मेरा ऑरेंज जूस काट कर देगी, मैं तो ऑरेंज जूस पीऊंगा। तो खैर एनीवे वो आई उधर से, तो मैंने जो है थोड़ी सी मेरे अंदर में बदमाशी सी आई, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे वो छोटे छोटे आई थिंक 150 ml के वहां पे रेड वाइन का बॉटल भी देते उसमें, तो मैंने उससे विस्की जो रेड वाइन ले ली, मैंने कहा आई वांट दिस रेड वाइन बॉटल, उसने दे दिया। तो मैंने कहा आई वांट वन ऑरेंज जूस आल्सो, ऑरेंज जूस पी लिया और रेड वाइन बॉटल अपने सामने रख दिया यूं करके। जब वो चली गई तो सरदार जी कह रहे यार एक ही कर दिया यार, विस्की बोली थी मैंने, ये रेड वाइन में नहीं पीता। अरे कोई नहीं, मैं भी रहने दो इसको, अगली बार देखेंगे। तो जब आप फ्लाइट लेते हो मिलान ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से दिल्ली, तो लगभग 2 बार या 3 बार वो सर्व कर देते हैं। तो जब नेक्स्ट सर्व में आई तो मैंने फिर वो रेड वाइन की बोतल ले ली, तीनों सर्व में मैंने 3 रेड वाइन की बोतल ले ली। भाई साहब सरदार जी एकदम गुस्से में आग बबूला, मुझे बस एक तरह समझ लो उन्होंने वो प्लेन में थे बस पकड़ के कूटा ही नहीं, गालियां खूब निकाली। फिर जब दिल्ली लैंड लैंड कर गया, जब उतरने कहता अच्छा ला यार दे, मैंने कहा भाई साहब ये तीनों मैंने अपने लिए लिए, मैं बैग में डाल के ले जा रहा हूँ अपने साथ। एनी तो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज आप कनाडा में देख रहे हो, जो आपके पास कनाडा की वीडियोस आ रही हैं, अगर आप इन चीजों को, जो मैंने अपनी जिंदगी में मैंने इन लोगों को जो देखा है यूरोप में, मैंने इनको देखा अदर एशियन कंट्रीज में जैसे कोरिया और मलेशिया जैसी जगहों पे, मैंने देखा है लिटरली इलीगल माइग्रेंट्स होते हुए, पीआर के लिए धक्के खाते हुए। कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जो कि मतलब कुटे पिटे, मतलब जिसको होता है ना मार 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 के एकदम कचूमर निकाल देना, वो हालत, बिकॉज दे वर आफ्टर सम गर्ल ऑफ दैट कंट्री। जैसे हम लोग आज लव जिहाद बोल रहे हैं ना, ये साला पीआर जिहाद है, पीआर लड़की जिहाद है, कि उस देश की किसी लड़की को पटा कर उससे शादी कर लो और फिर उसके बाद में आपको वहां का रेसिडेंस मिल जाएगा। तो उसके चक्कर में कुटाए भी हैं लोग और जेल में भी बिक जाते हैं, वो भी होते हुए मैंने देखा हुआ है लोगों को। एक हमारे पहचान वाले थे, उन्होंने बताया था कि उनके किसी है पहचान वाले, उनके साथ ऐसा काम म्यूनिस्टर में हो गया, त्रिपाठी जी कुछ करो। मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, जानने वाले वो, ये वो यूरोप है, इंडिया थोड़ा है, और मैं उसका फलाना था फला बोल रहा हूँ, छोड़ यार अपना बंदा है, ऐसा नहीं चलता था। पकड़ लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आगे भी जीवन में अपने पासपोर्ट पे वीजे लगवाने हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा आना जाना है। तो ये चीज जो है आज से आज आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, लोग पहुंच जा रहे हैं, इसका वीडियो बनाकर अब आपके सामने डाल रहे हैं, बट दे वर नेवर इन ए गुड पोजीशन इन पास्ट ऑल्सो। हाँ, अंतर ये था कि आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड आप वर्ल्ड का रिस्ट्रक्चरिंग मान सकते हो, आई विल से इकोनॉमिकल रिस्ट्रक्चरिंग। उसके चक्कर में क्या हुआ है कि बिफोर कोविड थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी ठीक ही थी, लोगों को जॉब मिल जाते थे, लोग ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देते थे। तो कोविड के बाद में तो पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन ही गड़बड़ा गई ना, कनाडा के पास तो है नहीं, कनाडा इज मोस्टली डिपेंडिंग क्या है, उनकी खेती है, ठीक है ना, वो खेत उगाते हैं, दाल वाल उगाते हैं, कुछ दलहन तिलहन उगाते हैं, वो पूरे बहुत जगह एक्सपोर्ट, हम बहुत बड़े उसके इंपोर्टर है, इंडिया भी इंपोर्टर, गेहूं उगाते हैं। फिर उनके पास कुछ टूरिज्म यूएस से जो लोग घूमने जा रहे हैं, तो कई बार चलो नियाग्रा फॉल दिखाओ जी, थोड़ा टोरंटो दिखाओ, इस टाइप में थोड़ा विजिटर्स होते हैं। और एक तरह से यूएस ने बहुत सारे रिसर्च एंड ग्रांट वो जो है कनाडा की यूनिवर्सिटीज की फंडिंग कर रखी है। तो उससे क्या होता है कि जो यूएस की फंडिंग है, यूएस के इंडस्ट्रीज की फंडिंग जो कनाडा की, नॉर्मली क्या होता है कि आप एक इंडस्ट्री हो, आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चलाना है,
और अगर आप उस चीज की फंडिंग आप हार्वर्ड में दोगे, पिट्सबर्ग में दोगे, कैलटेक में दोगे, या आप जॉन हॉपकिंस में दोगे, तो उसका कॉस्ट अलग होगा। उससे थोड़ा कम आपको कनाडा में खर्चा करना पड़ता है। मोर और लेस सेम क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो इसलिए वो यूएस इंडस्ट्रीज फंडेड बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं कनाडा में, जिससे चक्कर में उनकी यूनिवर्सिटी में बहुत वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक उनका एक वो है। तो कनाडा की जर्मनी के जैसी, या फ्रांस के जैसी, या यूके के जैसी, जापान के जैसी कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री आधारित कोई बड़ा बड़ा उनका तो जीडीपी है नहीं, उनका प्रोडक्टिविटी है नहीं, जिससे कि वो मतलब बहुत बड़े सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी हो। मोस्टली अमेरिका के चक्कर में वो इतने के चक्कर में जो है एक थोड़ा स्टेबल है। बट कोविड के बाद में उनकी हालत खराब है। उनकी हालत खराब है कि उनके जो अपने लोग हैं, जो कनेडियन मूल निवासी हैं, उनके पास जॉब नहीं है। जब उनके पास जॉब नहीं है तो सीधी सी बात है कि उस सोसाइटी में एक रिजिलियंस खड़ा होगा, जो कहेगा कि भैया हम यहाँ के हम देशवासी हैं, हमें नहीं, आप ये कौन ला रहे हैं, इनको ला रहे हैं। इसकी वजह से अब वो वहां के लोग जो है इनके विरोध में भी हैं, और वहां के लोग ऐसे ऐसे वीडियोस रिलीज भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन लोगों को बता रहे हैं। आप एक एल्बर्टा टाइम्स करके एक चैनल है, मैंने उसको कई बार देखता हूँ, उसमें वो जो रिपोर्टर है वो बहुत सारी चीजें ले आकर के बताता है। एंड ही वो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे भी बताता है कि मतलब कि कैसे कल कौन सा प्रोटेस्ट हुआ जो एंटी इंडिया था, वहां पे वो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे ये एथनिक ग्रुप्स आ रहे हैं, दे आर डूइंग क्राइम। वो क्राइम की हिस्ट्री बताता है कि ये लोग जाते हैं, कैसे गाड़ियां चोरी हो रही है कनाडा में, घर में घुस जा रहे हैं। मतलब आप पहले तो ये होता था कि आप घर में नहीं हो तो घर में चोरी हो गई, अब तो घर में घुस करके ताकत के दम पे चोरी करके चले, और मूल निवासी जो जिसको बोलते हैं मेन, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी ये सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये आप वीडियोज ये सब रिलीज हो रहे हैं। लिटरली मेरा अब मानता हूं उनके इस पड़ाव पे आकर के कि जिस तरह से बिहार से और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग निकल करके गए जी दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई कमाने, परिवार चलाने, वो उनकी मजबूरी थी, वो उनकी गरीबी थी। पंजाब का आदमी अपने अजीबो गरीब मानसिकता के चलते पंजाब छोड़ करके जो है कनाडा और जर्मनी और कनाडा और यूरोप अमेरिका में बसने की कोशिश कर रहा है, जो कि अब उतना फायदेमंद नहीं रहा। लेकिन जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कमाई और जो अच्छी लिविंग एक बिहार या बंगाल या पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी जाकर के मुंबई बेंगलुरु में रह करके कमा करके जीवन बिता लेता है। मैं बात कर रहा हूँ ये नहीं कि जो लोग साइकिल रिक्शा चला रहे हो, या जो पान की गुमटी लगाए, या पेंट पुताई कर रहे हो। बट जैसा आपने बोला एमसीए किया हुआ या बीसीए एमबीए किया हुआ लड़का वहां पे जाकर के खाने के मोहताज हो रहे हैं। लेकिन मैं लिटरली मैं मानता हूं कि एमबीए किया हुआ कोई भी लड़का भारत के किसी भी कोने से भारत के कहीं भी जाएगा, काम करेगा, वो खाने को तो मोहताज नहीं रहेगा, रहने को भी टेंट में मजबूर नहीं रहेगा। तो बात यहाँ पे उनकी लाइफ इज फार बेटर देन दोज पंजाबीज हु हैव मूव्ड फ्रॉम पंजाब टू यूरोप और अमेरिका और कनाडा। उनकी लाइफ इज हेल। वो मैं देखा हूं वो लोग किस तरीके यहाँ पे भले ही चौड़े होकर के घूम रहे हो जैसी कनाडा रहते हैं ये रहते हैं, बट मैंने एयरपोर्ट्स पे टॉयलेट साफ करते देखे। मतलब टॉयलेट साफ कर रहे हैं, गाड़ी, मतलब वॉट एवर जो भी छोटा मोटा लोवेस्ट आप सोच सकते हो वो कर रहे हैं जी। और पता है कौन कर रहा है? जिसके पास यहाँ 10 20 30 एकड़ जमीन है, करोड़ों का मकान है, एक एक 1.5 बीघे में जिनकी कोठियां हैं, जिनके घर में पहले से 2 2 3 3 एसयूवी और कारें खड़ी हैं, जो यहाँ से 30 लाख लगा के वहां जाके बाथरूम साफ कर रहा है। मुझे असली दिक्कत क्या है, देखिए बिहार और यूपी से जो किसी जमाने में माइग्रेशन होता था ना, वो भोजन की, अपने परिवार को पालने की स्ट्रगल थी। वो वहां से कोई 10-20 लाख रुपए लेके तो यहाँ बिजनेस थोड़ी करने था, तो वो तो यहाँ से आगे पेटी जॉब्स करता था। लेकिन मैं बताऊं, अभी 2-4 दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, सब्जी मंडी में 99% कब्जा अप्रवासी मजदूरों का है, और रोज की दिहाड़ी 5,000 रुपए। भाई एक बात बताइए ना, क्यों जाएगा कनाडा जब यहीं 1.5 लाख रुपए महीना पीट देगा? और सबसे बड़ी बात क्या, आप कनाडा में ठीक है आप कमा लोगे $4,000, $2,500 तो आपका सिर्फ रहने खाने और गाड़ी की किस्त चली जाएगी, बाकी इनकम टैक्स चला जाएगा, अंत में क्या आएगा, हाथ में जीरो। 12 घंटे हार्ड तोड़ मेहनत करने का बचता आपके पास कुछ नहीं है। फिर क्या है, लेविश लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल।
अंकल जब किसी जमाने में लोग जाते थे तो लैविश लाइफस्टाइल बनाए हैं लोगों ने। मैं कहता हूं कि हाँ, लोगों ने फोर्ड की मस्टैंग और 1-1 करोड़ की ऑडी BMW ली है, लेकिन आज वहां ये हाल है कि टेंटों में रह रहे हैं और गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं। मुझे इस बात से दिक्कत है कि पंजाब के लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आप अपने बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही लंबी और अच्छी चर्चा हुई और इस विषय को यहाँ समाप्त करना चाहिए। आपका एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क, देखिए क्या आपको लगता है कि कनाडा में आने वाले दिनों में सरकार बदलने से कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं? जसविंदर ट्रूडो जी अगर वहां से विदा हो जाए तो? देखिए 99% जो मुझे मालूम है ट्रूडो की विदायिकता है, ट्रूडो की विदायिकता है। और जो नेक्स्ट जो पियर करके जो भी है नेक्स्ट जो आने वाले हैं ही, वो बिल्कुल इनसे एकदम अपोजिट है। तो जो लोग कनाडा को अपने लिए फ्री ब्रीडिंग ग्राउंड मान रहे के चल रहे हैं, उनके लिए लाइफ तो वैसी होने नहीं जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज का एक एक्सट्रीम होता है ना। अब कनाडा में भी जो लोकल रिसेंटमेंट, जो लोकल जो एक अंदर का जो एक वो है ना उद्गार लोगों का, वो किसी भी दिन फूटेगा तो लोगों को वो उसके ठीक उससे पहले उस प्रेशर की सिटी को रिलीज करेंगे पीआर। उस सिटी को रिलीज करने के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे तरीके से, बहुत लंबे लाइन में लोग लग करके एयर इंडिया पकड़ के टोरंटो तो अमृतसर आने वाले हैं। और बहुत सारे लोग भेजे जाएंगे, पकड़ के भेजे जाएंगे। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग 7 लाख स्टूडेंट्स की गर्दन पे तलवार लटक रही है, वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं कर रहा है। और पता है आपको, वहां बच्चे धरने पे बैठ चुके हैं, बच्चे धरने पे बैठ चुके हैं जी। तो यही है मतलब। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस तरह की मानसिकता पंजाब में जो है, देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, साउथ से भी जाते हैं लोग, बहुत जाते हैं, लेकिन आप देखो वो कहाँ जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, किस पोजीशन में जा रहे हैं। मेरे बेटा खुद है, आपको मालूम है, हार्वर्ड में है। किस पोजीशन पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। तो नहीं, जैसे हमारे परिवार से एक बेटी गई, आप श्रेया को जानते ही हैं। जब वो हाँ गई है हाँ तो वहां भाई IIT दिल्ली से बीटेक की, शिकागो यूनिवर्सिटी से एमटेक की। आज वहां उसको स्टार्टअप में, आपको शायद पता नहीं है, उसको $1 मिलियन का वो मिला ना, उसके स्टार्टअप को फंडिंग, पहली फंडिंग जो मिली है। उससे पहले वो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही थी है, और ऐसी बड़ी कंपनीज में कर रही थी। भाई अगर आपको वैसा पैकेज और वैसा लाइफस्टाइल और वैसी पे है, वहां आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है, तो समझ आता है। कर क्या रहे हो भैया? 30 लाख लगा के साडा मुंडा उठे जी फ्लशा साफ करता है गोरिया दी। वो जी गोरिया दे फ्लश, वो गोरिया दा फ्लश भी पहन चो रहे हैं, टॉप दा होता है। ये तो वही है। तो उस चीज मानसिकता से बाहर आना चाहिए। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए अभी, मुझे लग रहा है पंजाब वालों को। और क्योंकि जो इंटरेक्शन करता रहता हूँ जगह जगह पे, सोशल सिचुएशन थोड़ा पंजाब की गड़बड़ है, इन द सेंस कि कंपेयर टू और दूसरे जो राज्य हैं, जगह है, उनसे ज्यादा जाहिलियत पंजाब में आ चुकी है, उनसे ज्यादा ड्रग्स और नशा पंजाब में है, उससे ज्यादा बदतमीजी हो चुकी है पंजाब में। इस चीज को संभलना पड़ेगा, नहीं तो देखिए पंजाब विल गो इन अ वेरी बैड सिचुएशन। मेरा ये मानना है, इसको संभालना पड़ेगा। और मैं, आपने जो एजुकेशन की बात की थी, मैं बताऊं, नस्लें बिगाड़ दी। जो काम नकल अध्यादेश वापस करके मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के साथ किया था, सेम वही काम यहाँ पे इन इमिग्रेशन एजेंट्स ने और ये कनाडा, अमेरिका, यूरोप ने पंजाब के साथ किया है। आज पंजाब में सच में लिटरली पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट 5%। भगवान करे पंजाब और पंजाबियों को सद्बुद्धि आए, वो वापस अपने देश आए और उस देश को ही अच्छा करने का कोशिश करें। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूं। रंजित त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।